चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी के गद्य खंड के हम लोग 7वें चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। इसकी जो भी बेसिकली बात है वो सारी बातें जो है ना हम लोग विस्तार से जानेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, यह एक निबंध है। इसको समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले परंपरा का मूल्यांकन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, जिसके लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है। अब देखिए, लेखक परिचय जान लेते हैं। देखिए, लेखक का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ है। इनका कहाँ जन्म हुआ है तो उन्नाव। और उन्नाव कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो उन्नाव के एक छोटे से गांव उच्च गांव में उच्च गांव के सोनी में हुआ है। मतलब गांव का इनके नाम है उच्च गांव सोनी। गांव का नाम है किनके, तो रामविलास शर्मा के। ठीक है, तो उन्नाव के एक छोटे से गांव उच्च गांव सोनी में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई, 30 मई 2000 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इन्हीं की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, बड़े भाई विरामचिन्ह आदि ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं रही किनकी, रामविलास शर्मा की। अब देखो, इनको पुरस्कार जो है ना निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निराला की साहित्य साधना इनकी एक पुस्तक है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस तरह सबका लेखक परिचय क्लियर हो गया। अब जैसा हम लोग गौर करते हैं परंपरा के मूल्यांकन पर। देखिए, आपके चैप्टर्स का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी। और पहली बात समझने वाली बात है, ये परंपरा होती क्या है। देखो, परंपरा का मतलब क्या होता है, पुराने रीति रिवाज को मानते आना। जैसे मान लो कि पहले के जमाने में जो परंपरा थी, जो पुरानी रीति रिवाज थी शादी करने की, अगर वही परंपरा आज समाज में लाई जाए तो मतलब जो है ना समाज विकसित नहीं हो सकता। कहने का मतलब परंपरा का मूल्यांकन करना है, आज की परंपरा और पुराने परंपरा को मूल्यांकन करना है। मतलब दोनों में जो सही होगा उसको क्या करना, अपनाना है। ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसी नहीं कि पुरानी चीजें खराब होती है और नई चीजें अच्छी होती, नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ खामियां होती है। ठीक है ना, इसलिए परंपरा का क्या करनी चाहिए, मूल्यांकन करनी चाहिए। तो चैप्टर्स का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, मतलब रीति रिवाज कह सकते हैं परंपरा का। अब देखो, सबसे पहले इसमें लोग जानेंगे साहित्य के बारे में। अब देखिए, इसमें साहित्य की पूरी तरह से चर्चा की गई है। कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि साहित्य होती क्या है। देखिए दोस्तों, साहित्य क्या है, तो साहित्य मतलब समझिए कि एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य अपने आप को निखार देता है। यानी साहित्य एक पुस्तक है, एक ज्ञान का भंडार है जिसमें ऐसे ऐसे अनेक ज्ञान छुपे हैं जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य अपने आप को बहुत विकसित कर सकता है। ठीक है ना, तो साहित्य के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, परंपरा का मूल्यांकन होनी चाहिए कि जो मैं परंपरा मतलब लिखने जा रहा हूँ, चाहे जो भी परंपरा मैं लागू करने जा रहा हूँ, वो परंपरा मतलब भविष्य के लिए चाहे वर्तमान के लिए सही है कि नहीं। मतलब यही साहित्य से संबंधित आपको परंपरा का मूल्यांकन करनी है। ठीक है, तो साहित्य समझ में आ गई। साहित्य एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसको मनुष्य जानने के बाद अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर लेता है, जागृत कर लेता है। इसलिए साहित्य का ज्ञान सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है, ये जो परंपरा का ज्ञान है किन के लिए आवश्यक है। देखो, लेखक कहते हैं रामविलास शर्मा जी कि परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना चाहते हैं, जो पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, जो मतलब क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जो कहने का मतलब है कि जो लोग नई क्रांति लाना चाहते हैं, नई समाज का विकास करना चाहते हैं, रूढ़िवादी प्रकृति को तोड़ना चाहते हैं, मतलब पुरानी परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा का आविष्कार करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा ज्ञान बहुत जरूरी है। मतलब जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरा का ज्ञान से ही मनुष्य अपने आप को विकसित कर पाता है। अब मान लो अभी जो नई परंपरा चल रही है, जो पुरानी परंपरा चल रही है, लेखक कहते हैं कि पुरानी परंपरा गलत नहीं होती है और नई परंपरा सब सही नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो भी सही है, ये भी सही है। मतलब पुराने जमाने में बताया जाए कि जैसे कि एग्जाम्पल तो मैं अभी आप 1 लाख रुपए खर्चा करिए। पुराने जो लोग थे, मान लीजिए कि आपका परदादा यदि जिंदा है तो उनके सामने आप 1 लाख रुपए खर्च कर दीजिए ऐसे ही, तो परदादा कहेंगे बाप रे, अब इतना पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि देखो, उनके ज़माने में 1 लाख बहुत ज़्यादा था, उनकी वही परंपरा थी। लेकिन आज के ज़माने में 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो परंपरा जो होती है ना, मतलब आकलन करिए, परंपरा का मूल्यांकन करना है। तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है, उनके लिए बहुत जरूरी है जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई रूढ़ियाँ लाना चाहते हैं, पुरानी समाज को तोड़कर नई समाज विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, तीसरी पॉइंट है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। अब कहते हैं कि साहित्य में जब भी परंपरा का मूल्यांकन करो तो एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो शोषित वर्ग है,
उनकी चर्चा आपको पहले करनी है। मतलब जो पूंजीवाद वर्ग है उनको भूल जाओ। वो कि मतलब क्या कहते हैं कि उनको क्या करना भूल जाना है कि परंपरा का साहित्य में यदि परंपरा का मूल्यांकन तुम कर रहे हो तो सबसे पहले शोषित वर्ग का क्या करना, मूल्यांकन करना है। शोषित वर्ग को क्या करना है, लिखना है। शोषित वर्ग के बारे में आपको चर्चा करना है, क्योंकि जब तक उनकी चर्चाएं नहीं करेंगे तब तक वो विकसित नहीं होंगे। ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। अब देखो साहित्य में परंपरा का मूल्यांकन क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये समझ गया। पहली पॉइंट आप समझ गए साहित्य क्या है। दूसरी पॉइंट हो गया परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, समझ में आई। जो मतलब जो क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में विकसित होना चाहते हैं, नई समाज आविष्कार करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। अब देखो साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन कहते हैं कि साहित्य में यदि परंपरा का मूल्यांकन करना हो तो सबसे पहले उन लोगों का मूल्यांकन करो जो शोषित वर्ग है। मतलब जिन पर पूंजीपति लोग, जो अमीर आदमी होते हैं, वो गरीब पर अत्याचार करते हैं, उनको दिखाओ ताकि जनता के उनकी काले कारनामे सही आए, सामने आए। ठीक है ना। तो जब भी परंपरा का मूल्यांकन साहित्य में करना हो तो शोषित वर्ग को दिखाना बहुत जरूरी है, पूंजी वर्ग को नहीं दिखानी चाहिए। आगे देखिए चौथी पॉइंट है साहित्य का संबंध मनुष्य से कैसा है। और यह पक्ष जो होता है ना बहुत अस्थायी भी होता है। देखिए साहित्य जो ना एक विचार मात्र नहीं, एक विचारधारा नहीं है, बल्कि साहित्य में मनुष्य की बहुत सारी भावनाएं झलकती है। बहुत सारी मतलब जो है ना बहुत सारी साहित्य में मनुष्य की जो भावनाएं होती है झलकती है। मनुष्य की कई तरह के उसमें मतलब रुचियाँ, मनुष्य की कई तरह की बातें जो होती है ना उसमें झलकती रहती है। और ये जो पक्ष होता है बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। मतलब देखो साहित्य सिर्फ विचारधारा नहीं है, बल्कि साहित्य में मनुष्य का अनुभव होता है। साहित्य में मनुष्य का पूरी मेहनत झोंकी हुई रहती है। साहित्य में मनुष्य अपनी मतलब पूरी भावनाएं झोंक दिया रहता है। और ये जो पक्ष होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। क्वेश्चन भी कर सकता है कि साहित्य का कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो समझने वाली बात यही आ रही है कि साहित्य का संबंध मनुष्य से कैसा रहा है। तो साहित्य सिर्फ विचार नहीं है, साहित्य सिर्फ विचारधारा नहीं है, बल्कि साहित्य में मनुष्य की मेहनत, अनुभव और उनकी भावनाएं झोंकी रहती है। और ये जो पक्ष होता है साहित्य का सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है। अब चौथी पॉइंट है, चौथा हो गया पांचवी है दूसरी कवियों की रचना से सीखकर नई रचना के परंपरा का ज्ञान। देखो कहते हैं इसमें रामविलास शर्मा कि जो दूसरी कवि है, दूसरे कवि है, उनसे मनुष्य को सीखनी चाहिए और सीखकर नई परंपरा का आविष्कार करनी चाहिए, नई परंपरा को लागू करनी चाहिए। मतलब देखो मनुष्य को हमेशा क्या करते रहनी चाहिए, सीखते रहनी चाहिए। कभी देखो ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। सीखते रहने वाला ही इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। जिस इंसान के अंदर ये घमंड आ गया कि मैं बहुत तेज हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हो, तो वो इंसान बहुत बड़ा मूर्ख है। इसलिए लेखक बोलते हैं, लेखक यही कहते हैं कि दूसरे कवि जो रचना की है, दूसरे कवि जो साहित्य लिखे हैं, उनकी कविताओं को, उनकी साहित्य को हमें पढ़नी चाहिए और पढ़ के एक नई साहित्य, एक नई समाज की रचना करनी चाहिए, एक नई परंपरा को लागू करनी चाहिए। ठीक है। आगे अमेरिका और एथेंस की बात करी गई है इसमें। देखो अमेरिका और एथेंस का एक मतलब दो देश है, एक तरह का मान सकते हैं। जब ये दोनों गुलाम थे अमेरिका और एथेंस, तो अमेरिका मतलब जो है ना कुछ नहीं कर पाया। वो अपने आप को गुलाम समझते रहा कि हम तो गुलाम है तो क्या करे। जैसे नौकर नहीं होता, मान लो किसी घर का नौकर है, अब वो बोलता है कि हम तो नौकर है, कुछ नहीं करेंगे। जैसे अनपढ़ ग्वार की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हमेशा सोचते हैं कुछ ना कुछ बड़ा करे, लेकिन अनपढ़ ग्वार के पास एक बहाने होते हैं। एक बहाने ये होती है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बिना पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वही लोग अमीर बने बैठे हैं आज। तो वही है कि अमेरिका और एथेंस का एक तरह के देश है, मतलब दोनों देश है। दोनों जब गुलाम थे तो अमेरिका अपने आप को कहता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम गुलाम हैं। लेकिन एथेंस गुलाम रहने के बावजूद भी पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, पूरे यूरोप को क्या किया था, झकझोरने का काम किया था। कौन? एथेंस। यानी इससे साबित होता है कि मतलब विगत परिस्थिति में भी मनुष्य जो है ना अपने आप को विकसित कर सकता है। और एक और बात याद रखिएगा, कला का विकास उसी परिस्थिति में होता है जब विगत परिस्थिति आती है, खराब परिस्थिति आती है। देखो जब तक मनुष्य के पास कोई खराब परिस्थितियां नहीं आएंगी तब तक मनुष्य अपने आप को आगे विकसित नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य आगे तभी विकसित कर पाएगा जब उसके पास मतलब कोई मतलब ऐसी समस्याएं आएंगी जो उसको तोड़ दे। देखो आप भी देखे होंगे कि मान लीजिए कोई समस्या आई तो उस समस्या का राह कब निकलती है, या अपने आप को विकसित कब कर पाएंगे, जब आपके पास समस्या आएंगी। तो वही बात है कि अमेरिका और एथेंस जो है ना, अमेरिका बोलता है कि मैं गुलाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एथेंस बोलता है एथेंस कि नहीं मैं गुलाम हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और रियल में एथेंस क्या किया, पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया अपने प्रतिक्रिया से। तो विगत परिस्थिति में ही, खराब परिस्थिति में ही मनुष्य के कला का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। उसके बाद है
यहाँ पर साहित्य और कला में जब दोष नहीं है, यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं, विशेष सामाजिक परिस्थितियों में ही कला का, देखो कहने का मतलब है जब मनुष्य के पास संकटें आती है तो उसी परिस्थिति में कला का विकास होता है। जैसे एथेंस ने क्या किया, मतलब गुलाम रहते हुए भी क्या किया, मतलब पूरे यूरोप को प्रभावित किया, यानी अपने कला का, अपने नॉलेज का विकास करते रहा। आपके पास भी जब कोनो मुसीबत आवे तो आपको भी क्या करना, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का विकास करते रहना पूरा, कभी घबराना नहीं है। क्यों, ठीक है ना। देखो इसलिए नहीं घबरानी चाहिए क्योंकि घबराने वाले इंसान कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान क्या बहुत जरूरी है। देखो जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी काम में नहीं घबराते हैं, वो सारे काम को सूझबूझ से और एकदम मतलब जो है ना, फास्टिंग तो करते ही हैं लेकिन स्लोली करते हैं, फास्टिंग करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो वही है कि विशेष परिस्थिति में ही उसकी कला का क्या होता है, पहचान होता है। जो मनुष्य अपने परिस्थितियों से नहीं घबराता है उसी के कला का आगे चल के विकास होता है और वही अपनी कलाओं को निखार पाता है, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर पॉइंट, क्योंकि मैं इसको 17 पॉइंट में बांट दिया हूँ क्योंकि ये निबंध है, ठीक है ना, ये निबंध है। इसको समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ तर्क लगाना पड़ेगा। मैं तो हर बार आपको तर्क से समझाता हूँ ताकि कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर 8वीं पॉइंट था कि साहित्य और कला में जब तक दोष नहीं, देखो कोई भी चीज़ है ना वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें दोष नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ है अपने आप का तभी विकास कर सकती है जब उसमें दोष पाया जाएगा। जब मान लो कि इंसानी है, यदि इंसान अपने आप को पूर्णतः एकदम सही समझना स्टार्ट कर दे, भरा पूरा समझना स्टार्ट कर दे, तो कभी वो विकास नहीं हो सकता। और हालांकि देखो कोई भी पूर्णता मतलब पूर्णता नहीं होता है किसी भी मनुष्य में। मान लो कि मैं ही मनुष्य हूँ तो मैं पूरा ज्ञान से पूर्णता नहीं हूँ। कोई भी मनुष्य, आप देखो ज्ञान ही एक ऐसी प्रति है जो मतलब ज्ञान ही एक ऐसा भंडार है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आप बुढ़ापे तक पढ़ते रह जाएंगे फिर भी ज्ञान की कमी रहेगी। वैसे ही साहित्य होता है। साहित्य क्या है कि मतलब साहित्य के यदि विकास करी जाए तो हमेशा क्या रहेगा, अधूरा ही रहेगा। जिस प्रकार समाज का विकास मतलब करते रह जाइए फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। देखो आज समाज का विकास होते रहा, टाउन का भी विकास होते जा रहा है, लेकिन नई नई पीढ़ियां आते जा रही है, कभी विकास उसका पूरे नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार समाज का विकास पूरा नहीं हो सकता उसी प्रकार साहित्य का भी विकास पूरा नहीं होता। देखो मैं जो समझा रहा था वो बातें हैं कि साहित्य और कला में मतलब जब तक दोष नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। देखो कोई भी चीज में जब तक दोष नहीं होगा, जब तक अवगुण नहीं होंगे तब तक वो विकसित नहीं होने वाला है। मैं भी इंसान हूँ, कई बार मैं भी मतलब मनुष्य हूँ ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, मेरे अवगुण को दर्शाते हैं, क्योंकि वही अवगुण दर्शाते हैं उसी अवगुण को मैं दूर करता हूँ। देखो जब तक मनुष्य में दोष नहीं होंगे तब तक वो कभी विकास नहीं कर सकता। उसी प्रकार मेरे कला में, चाहे किसी भी मनुष्य की कला में जब तक दोष नहीं आएंगे तब तक वो विकसित नहीं हो सकता है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा इंसान एक ही बार में वो सक्सेस हो गया तो वो क्या जानेगा सक्सेस के वैल्यू को। जो प्रयास कर रहा है फेल हो रहा है, प्रयास कर रहा है फेल हो रहा है, वही मनुष्य सक्सेस के मतलब सफलता के मतलब मार्ग को या सफलता के मूल्य को समझ पाएगा। तो वही कहते हैं वही मनुष्य मतलब साहित्य और कला जब तक दोषपूर्ण नहीं, मतलब जब तक दोष नहीं होंगे साहित्य और कला में तब तक उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए साहित्य और कला का यदि मनुष्य विकास करना चाहते हैं तो उसमें कमियां होनी चाहिए, उसमें दोष होनी चाहिए। मनुष्य अपने आप का तभी विकास कर पाएगा जब तक उसमें दोष नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब दोष होंगे तभी मनुष्य अपने आप का विकास कर सकता है। अब आगे देखो साहित्य के विकास में जन समुदाय और जनजातियों का योगदान। देखो साहित्य के विकास में जन समुदाय का मतलब समाज हो गया पूरा, और जनजाति का मतलब होगा हर तरह के लोग, हर जाति के लोग। देखो साहित्य के विकास में हर जाति का योगदान चाहिए, हर समुदाय का योगदान चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हिंदू आएंगे या सिर्फ मुस्लिम आएंगे, सिर्फ ईसाई आएंगे या मतलब फलाना ठिकाना। कहने का मतलब है कि साहित्य ये नहीं देखता है कौन किस कास्ट के लोग हैं। कास्ट से यहाँ पर साहित्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साहित्य के ज्ञान का भंडार है जिसमें मनुष्य ज्ञान कितना भी हासिल करेगा कभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि साहित्य के विकास में जन जीवन और जो जनजाति है उनका योगदान बहुत ज्यादा होती है। देखो जो मतलब जैसे साहित्य है, साहित्य में ऐसे ऐसे पुस्तक आज मौजूद है, हर जाति के लोग लिखे हैं साहित्य, ठीक है ना। तो वही बात है कि साहित्य के विकास में जन समुदाय और जनजातियों का योगदान कैसा है। तो कहने का मतलब है साहित्य के विकास में हर तरह के जातों को लोगों को आना पड़ेगा, हर तरह के मतलब सामुदायिक लोगों को आना पड़ेगा, तभी जाकर बहुत ज्यादा साहित्य का विकास होगा। जितना ज्यादा साहित्य का विकास होगा उतना ज्यादा समाज का विकास होगा। तो कहते हैं कि हर जातियों को कम से कम साहित्य में अपनी भागीदारी अदा करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। देखो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग मतलब इज्जत से सम्मान से रहते हैं। अगर देखी जाए तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है और यहाँ पर रहते हैं। कहने का मतलब है और जब इस देश में कोई मुसीबत
मुसीबत आती है तो ये सारे धर्म के लोग मिलकर उस मुसीबत का क्या करते हैं, डट कर सामना करते हैं। जैसे पुलवामा हत्या हुआ था, ठीक है ना, हत्याकांड जो हुआ था, आप तो नाम सुने होंगे, तो उसमें सब कास्ट मिलकर नारे लगा रहे थे, पूरा पूरा मतलब हर जगह नारा गूंज रहा था पाकिस्तान के प्रति। तो जब कोई हमारे देश में मुसीबत आता है तो हम लोग का जो मतलब जो धर्म है, वो लोग मतलब जो लोग हैं वो अपने धर्म को मिलकर एकता को प्राप्त कर लेते हैं और अपने देश के प्रति अपनी क्या करते हैं, एकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है बहुराष्ट्रीयता है या बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश हमारा मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म के लोग मौजूद है और मुसीबत आने पर ये धर्म के लोग मिल जाते हैं और दूसरे देश के सामने मतलब दूसरे देश के पक्ष में अपनी एकता को मतलब क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। यही तो भारत की सबसे बड़ी खासियत है। भले वो अलग अलग धर्म के हैं, आपस में कभी का लड़ाइयाँ हो जाती है, मान लेते हैं, कभी का टूटा मुई ऐसे होते रहता है, लेकिन जब देश पर मुसीबत आती है ना, तब ये सारे कास्ट के लोग मिलकर उसका डट कर सामना करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखो, जब भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होंगे तभी जाकर यहाँ पर साहित्य का विकास होगा, तभी जाकर मनुष्य जो है ना पूरी तरह से साहित्य को पढ़ने का काम करेगा। जितना मनुष्य साहित्य को पढ़ेगा उतना साहित्य का विकास होगा और मनुष्य अपने आप का विकास कर पाएगा। तो वही बोलते हैं कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ही हमारा जो राष्ट्र है मतलब बहुत आगे जा पाएगा। जब तक भारत में समाजवादी व्यवस्था आएंगे तभी लेखक बोलते हैं कि भारत में साहित्य का वैल्यू बढ़ेगा, जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना हम लोग का राष्ट्र जो है ना मजबूत होता जाएगा। तो वही कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था भारत में लाना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी समाजवादी व्यवस्था हमारे भारत में आएगा उतना जल्दी हमारा राष्ट्र जो है ना विकसित होते चला जाएगा। आगे कहते हैं साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज की। ये भी बात बोलते हैं कि साहित्य उसी तरह मतलब कभी संपन्न नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता जिस तरह से समाज का विकास कभी पूरा होता ही नहीं है। समाज में मतलब मान लो कि आज कोई विकास हुआ, फिर 10 साल के बाद कोई विकास, कभी समाज का विकास पूरा हो ही नहीं सकता है। नई नई फैसिलिटी आते रहेगी, कभी काल देखिएगा, मान लीजिए कि आप अपने ख्वाहिश को मतलब उजागर करिए। आज साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल की भावना आएगी, मोटरसाइकिल से 4 चक्का, उससे मतलब ये जो है ना कभी इच्छाएं पूरा होने वाला है ही नहीं है। उसी प्रकार साहित्य है, साहित्य का विकास कभी पूरा हो ही नहीं सकता जिस तरह समाज का विकास संभव नहीं है, ठीक है। आगे कहते हैं राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक मूल्यवान है, चाहे अधिक अस्थायी है। बताना आपको, देखो राजनीतिक मूल्य और साहित्य के मूल्य, राजनीतिक मूल्य और साहित्य के मूल्य दोनों में साहित्य के मूल्य सबसे ज्यादा अस्थायी है। कैसे ये आपको बताना है। देखो राजनीतिक मूल्य क्या है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। एक अंग्रेज कवि थे टेनिसन जो क्या करते थे, अवर्लल पर क्या किए थे। अवर्लल एक राज्य था, मतलब अवर्लल एक शहर था, उस पर एक कविता लिखकर उसमें बताए थे कि जो वैभव जो रोमन साम्राज्य था वो समाप्त हो गया, लेकिन अवर्वल जो अवर्वल साहित्य है आज भी उसकी संगीत वहाँ पर सुनने को मिलती है। देखो बात सीधी से अगर मैं बताऊँ ना तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक मूल्य में जो साहित्य का मूल्य वो सबसे ज़्यादा अस्थायी है। साहित्य का मूल्य सबसे ज्यादा अस्थायी है। देखो इसलिए अस्थायी है क्योंकि देखो अगर राजनीतिक मूल्य समाप्त भी हो जाएगा ना, राजनीतिक मूल्य मान लो कोई नियम कानून लगा दिएगा, वो नियम कानून हट सकता है, लेकिन साहित्य जो बना दिया गया, साहित्य में जो ज्ञान का भंडार है वो कभी हट नहीं सकता है। तो सीधी सी भाषा में याद रखिएगा, अंग्रेज कवि ने बताया था कि रोमन साम्राज्य खत्म हो गया लेकिन वहां का साहित्य आज भी गूंजती है, आज भी सब कोई उस साहित्य को पढ़ते रहता है। इसका मतलब ये कि राजनीतिक मूल्य खत्म हो सकते हैं लेकिन साहित्य के मूल्य कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा समाज में बरकरार रहते हैं। तो ठीक है ना, समझ में आ गई ना। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे है, तो राजनीतिक मूल्य खत्म हो सकते हैं। समाज में यदि कोई राजनीतिक मतलब मूल्य लगाए जाते हैं, राजनीतिक नियम लगाए जा सकते हैं तो उसको हटाया जा सकता है। जैसे मान लो लॉकडाउन लगाया गया, ये भी तो राजनीतिक मूल्य ना है, ये भी तो राजनीतिक कानून है, ये तो हटा दिया गया, लेकिन साहित्य का जो ज्ञान है वो कभी हटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे जातीय और राष्ट्रीय असमिताओं में अंतर और समानता दिखाना है। देखो जाति और राष्ट्रीय असमिता कहने का मतलब, देखो भारत में हर जाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना, और ये जाति मिलकर अपनी राष्ट्र के प्रति क्या करते हैं, एकता दिखाते हैं। जैसे मान लो कि भारत में कोई मुसीबत आती है तो ये सारे कास्ट के लोग क्या होते हैं, अपने धर्म को, अपने कास्ट को, अपने जाति को भुलाकर उस देश के लिए लड़ने का काम करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। तो जातीय और राष्ट्रीय असमिताओं में अंतर आपको बताना है। तो इतना लिख देना है कि भारत में हर धर्म के लोग रहने का काम करते हैं, सब कोई मिलजुल कर रहते हैं। और राष्ट्रीय असमिताओं में अंतर मतलब, देखो भारत में हर धर्म के लोग क्या करते हैं, मतलब निवास करते हैं, और उनको भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो हर धर्म को, हर तरह की मान्यताएं
प्राप्त है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम धर्म प्राप्त है और जो हिंदू है उसको हिंदू धर्म प्राप्त है। वो अपने अनुसार अपना हर काम धाम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वही पाकिस्तान में हिंदुस्तानी चाहे मुस्लिम, पाकिस्तान में क्या करता है, हिंदू लोगों को दाब कर रखता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि मुस्लिम को दाब कर रखते हैं, पैर का धूल बना कर रखते हैं, चाहे ईसाई उसाई को दाब कर रखते हैं, ऐसा नहीं। सबको समान अधिकार प्राप्त है। भारत ही एक ऐसा देश है, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में अंतर और समानता। तो भारत में हर तरह के हर जात के लोग रहते हैं, हर तरह के कास्ट के लोग रहते हैं और उनको उन्हीं कास्ट के अनुसार अधिकार दे दी गई है, उनके अधिकार को छीना नहीं गया है। और जब कोई मुसीबत आती है तो ये सारे जो धर्म के लोग हैं, ये सारे जो कास्ट के लोग हैं, ये अपने धर्म और कास्ट को भूलकर उस मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, ठीक है। आगे, भारत की बहुजातीयता संस्कृति और इतिहास की देन है। जो भारत में बहुत सारे जो जात है, चाहे बहुत सारे कास्ट के जो लोग हैं, वो किसकी देन है? क्या राजनीतिक मूल्य की देन है? नहीं। लेखक बताते हैं कि वो जो देन है वो इतिहास और संस्कृति की देन है। देखिए, हम लोग के भारत में मतलब सारे जो जात के लोग हैं, जो सारे कास्ट के लोग हैं, वो शुरू से ही मतलब क्या है, बसते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीति के मूल्य चाहे उसको मतलब प्रभाव या अपनी व्यवस्था मतलब क्या करते हैं, उस पर कायम करते हैं। बात सीधी सी है कि जो भारत में बहुत जातीयता, बहुत जात के लोग रहते हैं, वो इतिहास और संस्कृति की देन है। मतलब इतिहास और संस्कृति का मतलब हो गया वो पुरानी देन है। ऐसा नहीं कि हम बुला कर दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब दूसरे कास्ट को लाए हैं, ऐसा नहीं है। जो भारत की बहुजाति है, चाहे जो भारत के बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, वो हमारे इतिहास की ही देन है, वो हमारी संस्कृति की देन है, हमारे पूर्वज की ही देन है। ऐसा नहीं है कि अब आकर बसना स्टार्ट हो गए सारे कास्ट के लोग, नहीं। ये हमारे इतिहास और मतलब पुराने जमाने की ही पूरी तरह से देन है। आगे देखो, एक और बात है, लेखक सपना देखता है। लेखक सपना देखता है ये कि जब समाजवाद आ जाएगा भारत में ना, तो लोग साहित्य को पूरा तरह से पढ़ेंगे और जितना लोग साहित्य को पढ़ेंगे उतना हमारे समाज का विकास होगा। तो क्वेश्चन कर सकता है कि लेखक कैसा स्वप्न देखता है। देखो, अंतिम पॉइंट है विभाजित बंगाल और विभाजित पंजाब में मतलब इन दोनों की तुलना करना है। देखो, विभाजित जो बंगाल है, जो विभाजित बंगाल है, लेखक कहते हैं कि बंगाल जो ना विभाजित होने के बाद भी अपनी एकता को बरकरार रखा। मतलब मान लो कि बंगाल को यदि बांट दिया गया, बंगाल को काट दिया गया, तो वहाँ के लोग मतलब विभाजित होने के बाद भी अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना अपना समर्पण, अपनी एकता बनाए रखे। लेकिन जो पंजाब है, यहाँ पर इसको जब विभाजित कर दिया गया तो इनकी राष्ट्रीय एकता बनी नहीं, पूरी तरह से टूट गई। मान लो कि दो भाई है, अब दो भाई में झगड़ा होता है तो जानते हैं क्या होता है कि दोनों भाई अब एक दूसरे साफ बोल भी नहीं करेंगे। चाहे मान लो कि एक भाई को कोई मार भी रहा है तो दूसरा नहीं बचाने आएगा, ऐसे कभी कल दुश्मनी हो जाती है। कि वही है, जो विभाजित बंगाल का जब विभाजन हुआ तो ये अपनी एकता को बनाए रखे, चाहे कुछ भी हो। अगर देश की बात आ रही है, राज्य की बात आ रही है तो लड़ जाएंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो गया, एक बार झगड़ा होगा तो बोलना उलना साफ बंद, चाहे कुछ हो जाए, थोड़ा का मारे पीटे काटे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही है, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकता बनी रही, लेकिन पंजाब का जब राष्ट्रीय विभाजन हुआ, उनका विभाजन हुआ, तब उनकी एकता क्या हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। मतलब वो अपनी एकता को बनाकर नहीं रख पाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जो परंपरा का मूल्यांकन है वो 17 पॉइंट में मैं क्या किया हूँ, डिस्कस किया हूँ, ताकि आपको कोई भी मतलब आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। देखो, ये एक निबंध है, ये कोई कहानी नहीं है जिसको मतलब सुनने के बाद ही आप समझ जाएंगे। इसमें अपना दिमाग जो है ना झोंकना पड़ेगा। तो सारी बातें आई होप आप बेसिकली क्या हो गएंगे, समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।